Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is ईशान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल प्लस ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए 3 अगस्त 2024 को। ये है जी आज का कार्टून जो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है। पावर बिल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आम आवाम जो है उसकी चीखें निकल रही हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, मिडिल क्लास है, उनकी जी तबाहियाँ फेर दी हैं। बिजली का बिल दें कि बच्चों के लिए खाने की जो है वो चीज़ें मैनेज करें। जिस तरह जी पेशावर के अंदर पेस्को, इस्लामाबाद के अंदर आईएसको, क्योटा के अंदर क्वेस्को, कराची के अंदर केई, हैदराबाद के अंदर हेस्को, सक्खर के अंदर सेप्को, मुल्तान के अंदर मेप्को, फैसलाबाद के अंदर फेस्को, लाहौर के अंदर लेस्को, गुजरांवाला के अंदर गैपको। ये सारी जी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं। बिजली बनाता कोई और है। ये जो कंपनियां हैं बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं घरों के अंदर और बिजली के बिल भी ये लेती हैं। फिर उसका पैसा ये फिर क्या करती हैं, आगे तकसीम करती हैं, एम्प्लॉयमेंट जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको देती हैं और आईपीपी को देती हैं। तो इसको लेके जी ये बताया गया है कि ये कंपनियां पावर बिल इतने इन्होंने बढ़ा दिए हैं कि आम आवाम जो है उसकी बर्दाश्त जो है उससे अब ये बाहर होता जा रहा है। हमारा जो पर्पस है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, लैंग्वेज के लिहाज से और नॉलेज के लिहाज से। सबसे पहले जी हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, साथ ही इंशाल्लाह ओपिनियन पे भी बात कर लेंगे। तो ये जी आपने हैबिट बनानी है पढ़ने की, लिखने की, बोलने की, सुनने की, ताकि आप जो हैं वो चेंज हों, ताकि आपके माइंड में खूबसूरत बातें आएँ, अल्फाज आएँ, आइडियाज़ आएँ। ठीक है। सबसे पहले है डिजिटल डिसरप्शन। इसमें जी आप डाटा ले सकते हैं कि नया जो इंटरनेट को कंटेन करने के लिए फायरवॉल लाई जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पहले जी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो टेलीविज़न जो है उसके ऊपर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पैका लेके आई थी। पाकिस्तान जो है इलेक्ट्रॉनिक पैका, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी थी ये। ठीक है। तो अब कहता है कि हमारे पास जो इंटरनेट है ना उसके ऊपर जितनी भी सोशल ऐप्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जी चाइना से फायरवॉल जो है वो लाई जा रही है। ठीक है। जिस तरह चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है इंटरनेट को, इस तरह पाकिस्तान की हुकूमत भी इंटरनेट को कंट्रोल करना चाहती है। तो इसको लेके हम ये बातें डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में डिजिटल डिसरप्शन हो रही है। डिसरप्शन मीन कि जी इसको ख़राब किया जा रहा है। ठीक है। पेचीदगी जो है वो देखने को मिल रही है। इसको लेके जी सबसे पहले जी देयर इज़ टेंडेंसी इन पाकिस्तान अलीट टू फिक्सेट ऑन सिप्तम। तो पाकिस्तान की जो अलीट क्लास है ना वो सिप्तम को जो है, जो इलामात हैं उनको फ़िक्स करना चाह रही हैं, काज जो हैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर रही। जिस तरह करंट जो हमारी स्टेट है, मुल्क पाकिस्तान है, उसमें जो एक्चुअली प्रॉब्लम का हल है ना वो नहीं ढूंढा जा रहा। जस्ट जो है इलामात की बेस पे जो है वो डिजिटली कंट्रोल पाकिस्तान में देखा गया है। और जिस तरह चाइना ने कंट्रोल किया है ना उस तरह पाकिस्तान के अंदर जो अथॉरिटीज़ है वो अपना कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, टेलीविज़न है, उससे हटा के अब इंटरनेट के कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है। नई मेजरमेंट ली जा रही है जिसमें फायरवॉल जो है वो मंगवाई गई है। और आप जानते हैं जो पाकिस्तान में जो बजट पेश हुआ उससे पहले शहबाज शरीफ साहब चाइना गए थे, तो वहाँ की कोई कंपनी है उसकी मदद से फायरवॉल पाकिस्तान में लाई गई है जो डिजिटल सर्वेलेंस करेगी, निगरानी करेगी। इंटरनेट पे जो भी मवाद है अगर वो मवाद स्टेट के फेवर में नहीं है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। वीपीएन आप जानते हैं लोग उसका इस्तेमाल करके जो चीज़ें देख लेते थे, ठीक है, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में जो है जब इलेक्शन हो रहे थे तो जो ट्विटर है, एक्स जो है, उसको बैन कर दिया गया। तो कुछ लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके ट्विटर चलाते थे। अब वीपीएन जो है उसकी भी पहुंचनी होगी जब फायरवॉल का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है। तो डिफरेंट ग्लोबल जो इंटरनेट कंपनीज़ की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उनको भी हटा दिया जाएगा। उसके अलावा जी डिजिटल पाकिस्तान जो है कहता है इस तरह की फायरवॉल जो है लाने से पाकिस्तान के अंदर
जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा था, ठीक है, कि लोग इंटरनेट से पैसे कमा रहे थे डिफरेंट काम करके, सर्विस प्रोवाइड करके, फ्रीलांसिस करके, वो भी इंटरप्ट हो सकती हैं, ये नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो साथ पाकिस्तान के अंदर कहता है कि जो लोग बात करते थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करते थे, तो लोग बात करने से भी हेजिटेट करेंगे। इतनी सर्वेलेंस में जो लोगों का बेसिक ह्यूमन राइट है उसको दबाया जाएगा। तो कहता है चाइना की मॉडल की से इंस्पायर होके पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन सर्वेलेंस की करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह चाइना ने ऑनलाइन सक्सेसफुली कंट्रोल किया हुआ है एवरीथिंग को, इसी तरह कहता है कि पाकिस्तान में भी कोशिश की जा रही है। लेकिन राइटर कहता है कि आप चाइना का मॉडल पाकिस्तान के अंदर फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ओपन है, मतलब स्टेबल नहीं है चाइना की तरह। पाकिस्तान की सोसाइटी डाइवर्स है, डिफरेंट इलाके के जो हैं उसमें ज़ुबान और कल्चर डिफरेंट है, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज है। चाइना की सोसाइटी क्लोज है, वहाँ पे होमोजेनियस कल्चर है, एक जैसे लोग नज़र आते हैं। पाकिस्तान के अंदर सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, लीडरशिप जिस तरह चाइना की इफ़ेक्टिव है पाकिस्तान की नहीं है। तो आप चाइना का मॉडल पाकिस्तान में कामयाब नहीं करवा सकते। अगर आपने अटेम्प्ट की और डिजिटली पाकिस्तान को कंट्रोल किया तो इससे पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है और जो हम डिजिटल इकोनॉमी से पैसा कमा रहे हैं वो इफ़ेक्ट होगा। और इस कनेक्टिव इफ़ेक्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो यंग है उस पे होगा, जो अपनी फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो किससे कमा रही हैं आप जानते हैं। हमारी जो फ्यूचर की आप जानते हैं जो लोग हैं, यंग लोग हैं, वो अपना पैसा कमाते हैं किसको इस्तेमाल करते हुए जी? इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए। पाकिस्तान की जो एलीट है वो सिस्टम को एड्रेस करती है, जो एक्चुअल काज है उसको एड्रेस नहीं करती। और ये जो अप्रोच है, डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं, इनके ऊपर अगर आप स्ट्रेटजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं शो करेंगे, तो इससे पाकिस्तान में मसाइल जन्म लेंगे, ठीक है। सो टाइम आ गया है कि इट इज़ क्रूशियल कि जो पाकिस्तान में रूट काज है, जो पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिल रही है, उसको ख़त्म किया जाए और ये जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही है इसको रिकन्सिडर करें ताकि पाकिस्तान के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आए। पाकिस्तान की यूथ जो है वो पॉजिटिव चेंज चाहती है। अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो लोगों को फैसिलिटेट करे, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ना करें जिससे हमारे माशरे में मज़ीद रुकावट आए। और इसके लिए इनको अपनी गवर्नेंस और ये डिजिटल कंट्रोल लगाने जा रहे हैं, इसके ऊपर इनको रीथिंक करना चाहिए। उसके बाद दूसरा हमारे पास एडिटोरियल है, मूनसून हैवोक। हैवोक होता है ख़तरा। मूनसून की बारिशें आती हैं तो ज़ाहिर बात है पानी आता है, पानी आता है तो हमारा पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जिससे डिज़ास्टर भी देखने को मिलता है। तो कहते हैं अब टाइम आ गया है पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। जिस तरह डेवलप कंट्री हैं उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है, जिस तरह जापान की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो उन्होंने अपनी काफ़ी सड़कों पे खुले खुले मैदान जो हैं, खुली खुली जो बिल्डिंगें हैं, उनके नीचे उन्होंने ना इस तरह से कुएं टाइप बनाए हुए हैं। जैसे ही बारिशों का पानी आता है तो वो जी इस किसी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर होने की वजह से वो पानी सारा इसमें इकट्ठा हो जाता है। बाद में इस पानी को वो इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बेहतर करे। जिस तरह लाहौर में इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो गया, लोगों की लाइफ मुश्किल हो गई है, ठीक है। तो इसको लेकर राइटर कहता है रीसेंट मूनसून जो हैं, तो इससे कहता है कि हमें 2 साल पहले इसकी वजह से फ्लड भी देखने को मिला। अभी कहता है कि नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं जुलाई में, ये जो गुजरा है 1 2 3 डेथ जो हैं इससे हुई हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उससे डैमेज हुआ, जो मवेशी हैं, लाइव स्टॉक है, वो डिस्टर्ब हुआ। मूनसून की बारिशें जो हैं इससे पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान जो है वहाँ पे रोड ब्रिज वो अफेक्ट हुए हैं। कुछ लोग जो हैं वो कहता है कि जीबी के अंदर बेचारे फंस गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होने की वजह से, बारिशें ज़्यादा होने की वजह से वहाँ फ्लड आया। तो उसके अलावा डेडली जो मूनसून रेन हुई हैं, इससे कहता है दूसरे जो 2 वीक जो हुई हैं इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है लाहौर के अंदर। आप देखते हैं कि वहाँ पे लोगों का जो रहन सहन है वो अफेक्ट हुआ है। क्लाइमेट जो है इसकी वजह से डिज़ास्टर देखने को मिले हैं। और पाकिस्तान की सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है कि उनके पास रेजिलियंट ही नहीं है कि वो इस डिफ़िकल्टी से बाहर आ सकें, ठीक है। इसके लिए पाकिस्तान के जो सूबे हैं, पंजाब है, केपी और जीबी जो सेमी हमारा प्रोविंस है,
ये यहाँ की सिचुएशन बड़ी अफेक्ट हुई है। लाहौर जो कि पंजाब का एक बहुत बड़ा शहर है, तो वहाँ पे फ्लड की तरह का समां देखने को मिला है। थाउजेंड जो टूरिस्ट हैं ख़ास तौर पे केपी और जीबी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होने की वजह से फंसे हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए कहता है कि हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस है वो डिस्टर्ब हुई है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसके चाहिए था कि पहले से पेशीन गोई कर दे, लेकिन उसमें उसकी भी सुस्ती हमें दिखाई दे रही है। अब दोबारा बारिशें एक्सपेक्टेड हैं 7 अगस्त से 15 अगस्त तक, ठीक है। तो इसलिए कहता है कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की ज़रूरत है ताकि हम मूनसून का जो है वर्क अफेक्ट है उससे हम बच सकें, ठीक है। ये जस्ट आपने देख लेना, आसान सा है, समझ आ जाएगी। उसके बाद है सिलेक्टिव बैन्स। सिलेक्टिव बैन में ना बात करता है पेरिस के अंदर ओलंपिक्स हो रही हैं, ठीक है। तो कुछ कंट्री जिस तरह यूक्रेन है और बेलारूस जो है उनकी टीमों को नहीं बुलाया गया, ठीक है। उनकी टीमों को बैन लगा दिया गया है, लेकिन इसराइल की जो टीम है ना वो खेल रही है। तो राइटर कहता है ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है कि आप जियोपॉलिटिकल इशू की बेस पे रशिया के अगेंस्ट तो वेस्टर्न कंट्री नफ़रत शो कर रहे हैं, लेकिन आप इसराइल के अगेंस्ट क्यों नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि हर बंदा अपनी इंटरेस्ट की गेम खेल रहा है। जो बंदा जिसके साथ एफिलिएटेड है ना उसके साथ फिर वो कहता है कि नाइंसाफ़ी नहीं करते, और जहाँ इनकी एफिलिएशन नहीं है, जहाँ इनका इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पे क्या करते हैं जी, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। जियोपॉलिटिकल बायसनेस देखने को मिली है। इंटरनेशनल जो स्पोर्ट हो रही है, पेरिस ओलंपिक्स की बात होगी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट का इवेंट ओलंपिक्स जो है ये जी पूरा एक वर्ल्ड कप की तरह का समां होता है। यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, स्पोर्ट के अंदर कंपटीशन होते हैं। जियोपॉलिटिकल इशू जो है वो अफेक्ट होता है, ख़ास तौर पे जो पार्टिसिपेशन होती है एथलीट्स की, और जो डिसीजंस होते हैं ओलंपिक्स वालों एडमिनिस्ट्रेशन के, वो जियोपॉलिटिकली जो बायसनेस है उसकी बेस पे होते हैं। हाउ डू स्पोर्ट्स इवेंट इन्हेंस रेपुटेशन ऑफ कंट्री। आप जानते ही हैं कोई भी मुल्क जब खेलता है, जब वो सामने आता है ओलंपिक्स गेम में, तो अगर उसकी टीम अच्छी है, उसका पॉजिटिव इमेज जो सॉफ्ट इमेज है तो पूरे दुनिया में जाता है, तो उस मुल्क के अंदर फिर कारोबार और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टूरिज़म आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रशिया और बेलारूस जो है इनको बैन कर दिया गया है पेरिस ओलंपिक्स के अंदर, क्योंकि रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के ऊपर जो है इन्वेजन की है, यूक्रेन के ऊपर हमला बोला है, यूक्रेन को जी यूक्रेन के कुछ इलाके जो हैं वो अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की है, ठीक है। क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट बनना चाहता है, और रशिया को ये बर्दाश्त नहीं है कि नेटो का पार्ट अगर यूक्रेन बन गया तो मेरे बॉर्डर के करीब नेटो की फोर्सेस आ जाएंगी और मेरी सिक्योरिटी थ्रेट में आ जाएगी। तो इसको लेकर राइटर कहता है कि फ़लस्तीन के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने भी काफ़ी जो है क्रिटिसाइज़ किया है कि आप जो हैं इसराइल को आपने बैन क्यों नहीं किया, इसराइल की टीम तो खेल रही है, ठीक है। तो कहता है डिफरेंट जो अपोजिशन है और जो इल्ज़ाम है उसके बावजूद भी कहता है कि इसराइल जो है उसको रोका नहीं गया। ओलंपिक्स गेम में उनकी टीमें मौजूद थी। फ़लस्तीन की जो बॉडी और एक्टिविस्ट के जो लोग हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी ओलंपिक्स वालों को कि आप इसराइल को निकाल दें, लेकिन कहता है कि उसके बारे में इन्होंने कोई जो वाज है, कोई बात जो है वो नहीं सुनी, ठीक है। इसी तरह कहता है कि इवन एक इसराइली भी देखा गया जिसके पास इसराइली फ्लैग था और वो गज़ा के ऊपर जो बम्बिंग हो रही है उसको सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो आईओसी इंटरनेशनल जो हमारे पास आईओसी मीन ये मैं देख लूँगा, मेरे ख्याल में ये आप जानते हैं कि पाकिस्तान ये जो दुनिया के अंदर आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और उसके अलावा जो क्राइम वाले जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने जी रशिया के ऊपर बैन किया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा कहता है कि जियोपॉलिटिकल रीज़न की बेस पे रशिया को जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, लेकिन इसराइल को आप जो है अलाउ कर रहे हैं। हालांकि इसराइल भी फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है जिस तरह यूक्रेन का इशू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी हाइपोक्रेसी है, वो जी अपनी मनमानी करता है, ठीक है, और जहाँ पे उसको अपना इंटरेस्ट नज़र आता है उसका वो साथ दे देता है। उसके बाद है जी ओपिनियन। ओपिनियन में जी पहली ओपिनियन है
लेबर कोड्स फॉर ऑल वर्किंग पीपल, ठीक है। आप जानते हैं कि डिफरेंट किस्म के लेबर होती हैं, जिस तरह फैक्ट्रियों में काम करने वाले, ठीक है, और मिस्त्री वगैरह, मकान बनाने वाले, ठीक है। तो डिफरेंट जो लेबर्स हैं, इनके राइट्स जो हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने सेट किए हुए हैं, और पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने भी कुछ कंडीशन रखी हुई हैं। पाकिस्तान भी जो है वो लेबर कोड जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाता है, और पाकिस्तान ILO को सपोर्ट करता है। सिंध और पंजाब के अंदर कहता है कि हमने डिफरेंट लेबर कोड्स भी बनाए हैं, ठीक है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो लेबर है उनको लेबर लॉ के ज़रिए सपोर्ट किया जाए, ठीक है। तो राइटर कहता है कि इन कोड्स को हमें मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है, जिस तरह इंटरनेशनल लेबर है उसके मुताबिक हमें अपना स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि हम जितने भी वर्कर्स हैं डिफरेंट जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। जिस तरह जी जो ये वर्कर्स होते हैं इनको सैलरीज़ कम दी जाती हैं, इनके लिए कोई सहूलत नहीं होती, ठीक है। तो कुछ जो पाकिस्तान में 37,000 जो है इतनी अमाउंट रखी गई है वेजेस मंथली, इतने पैसे जो हैं वो फैक्ट्री वाले नहीं देते, जो कि सरासर ज़्यादती है। इसके लिए कहता है कि लेबर लॉ जो हैं वो वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो लेबर्स लॉ है ना, ये ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से मौजूद हैं। इनमें हमें मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे इसमें कहता है जो सेल्फ़ एम्प्लॉयड होते हैं वर्कर, एग्रीकल्चर में होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, डिफरेंट किस्में आपको नज़र आती हैं। तो इस गैप को दूर करने के लिए आप इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे आप हेल्प ले सकते हैं। और इसमें कहता है कि डिफरेंट किस्म की लेबर होती है, फोर्स लेबर है, चाइल्ड लेबर है, तो उनकी इक्वलिटी, हेल्थ और सेफ्टी, फ्रीडम जो है उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने इसको सिंपली देख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है गुड पॉलिसीज़ और गुड लक। इसमें जी डॉक्टर नादिया जो हैं ये बात करती हैं कि जी आप पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं कि FBR को रिस्ट्रक्चर किया जाए, ठीक है, ताकि टैक्स नेटवर्क को आप एक्सपेंड कर सकें। कहते हैं ये जो टाइम है ना ये फेवरेबल नहीं है, जो आपने टैक्स नेटवर्क को बढ़ाया है ना, इससे जो गरीब आवाम है ना उसकी चीखें निकल गई हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पॉजिटिविटी भी पाकिस्तान के अंदर देखने को मिली है। जिस तरह वो कहेंगी कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई थी ना पिछले साल 2023 में वो 38% थी, अब मई 2024 में वो 11.8% पे आई है, ठीक है। तो इसको लेके वो कहती हैं कि जी हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी इम्प्रूव भी हुई है, क्योंकि IMF जो है उसने हमें थोड़ा सपोर्ट किया, थोड़ा हमें पैसा IMF ने दे दिया। फ़ॉरेन जो रिज़र्व एक्सचेंज है हमारे वो $14.3 बिलियन हो गए हैं। इन्फ्लेशन हमारी थोड़ी कम हुई है, और एक्सचेंज रेट कहता है कि हमारे डॉलर जो $1 है वो 280 रुपीज़ के बराबर है। थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिली है, मतलब डॉलर भी थोड़ा स्टेबल हुआ है, ठीक है। लेकिन कहती है कि साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है जब वो आई है, इससे कहता है कि लोगों की सेविंग ख़त्म हो गई हैं, किचन की जो ग्रॉसरी हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं, ठीक है, कि लोगों को अपने एसेट बेचने पड़ रहे हैं। इनकम कहता है कि लोग जो जनरेट करते हैं, सैलरीज वही हैं, रेंट जो है वो बढ़ गए हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन जो है उसकी कह लो कि जो अमाउंट है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो इसको लेके राइटर कहती हैं कि ये जो आप नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं ना, नई पॉलिसीज़ बना के FBR जो इंस्टीट्यूशन है उसको रीस्ट्रक्चर करना जा रहे हैं ना, उसके बारे में आप सोचें कि अब जो थोड़ी बेहतरी आई है पाकिस्तान के अंदर, और साथ दूसरी तरफ जो है आपने जो टैक्स नेटवर्क बढ़ाया है, तो अगर आप इसको और बढ़ाएंगे तो आवाम की और चीखें निकलेंगी, ठीक है। तो जस्ट ये आपने इसको देखना है कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको के रिलेटेड क्या क्या मसाइल देखने को मिलते हैं। एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी एंड स्टेबलाइजेशन, IMF जो है उसने हमें फ़ंड देना है, और ये फ़ंड 37 मंथ का प्रोग्राम है, और कहता है कि इससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो हमारा मकसद है उसको स्टेबलाइज़ किया जाए, ठीक है।
$7 बिलियन का प्रोग्राम है हमारा आईएमएफ के साथ, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया था आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा किसका होता है, यूएसए का होता है। और अगर आपने आईएमएफ से पैसा लेना है तो आपको यूएसए के साथ बना के रखनी पड़ती है। आईएमएफ के साथ जो डील होती है, आईएमएफ से जो उधारा पैसा होता है उसको लेने के लिए लोग मरते हैं। ख़ास तौर पे जो डिफरेंट गवर्नमेंट होती हैं वो आईएमएफ से कर्ज़ा इसलिए लेती हैं कि आईएमएफ का एक इंटरेस्ट रेट कम होता है, और आईएमएफ का जो प्लान होता है ना, जिस मुल्क को भी कर्ज़ा देती है तो वह साथ उस मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ करने के लिए प्रोग्राम भी देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिशियंस होते हैं उस मुल्क के, वो सम टाइम अपने इंटरेस्ट की वजह से आईएमएफ की सारी कंडीशन नहीं मानते, जिससे उनकी इकोनॉमी फिर रिकवर नहीं होती। पाकिस्तान जिस तरह 24th टाइम जो है हम आईएमएफ के पास गए हैं, ठीक है, तो हमें चाहिए कि अब अपनी इकोनॉमी इतनी स्टेबल करें कि हमें आईएमएफ के पास जाना ही ना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए कहता है कि जी हम अपने टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स ला रहे हैं, और उस टैक्स रिफॉर्म में हमने अपनी जो जीडीपी है उसकी 1.5% रेशो के हिसाब से हमने टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना है। और फिस्कल ईयर 25 जो है वो कहता है कि हमने प्रोग्राम बनाया है कि हमने अपना जीडीपी का 3% तक टैक्स जो है वो इकट्ठा करना है। इसमें इसलिए टैक्स जो है इकट्ठा करने के लिए जो रिटेलर्स हैं, जो ये बिजनेसमैन हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो टैक्स का फोकस होना चाहिए, एक्सपोर्टर पे फोकस होना चाहिए, और जो छोटे लोग हैं उनको एफबीआर को चाहिए क्या देना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए। अब डिबेट ये है कि आप ये जो रिटेलर हैं, ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, इन पे टैक्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। इसके लिए तो कहता है कि आपने अपनी गुड पॉलिसीज़ बनानी है और उनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट जो है ये देखने को मिला है। जिस तरह जी आपको मैंने बताया था, दो पॉलिसी होती हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी जब भी बजट बनता है तब बनाई जाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिज़र्व में जो पैसा होता है ना, ठीक है, उस पर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है ना तो लोग फिर उधार पैसा नहीं लेते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। तो जब रिज़र्व बढ़ा रहता है तो फिर इस तरह आर्टिफिशियली इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, और जिन लोगों के पास पैसा होता है वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से अपना पैसा बैंकों में जमा करवा देते हैं, ठीक है। और जो लोग बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, जिस तरह आप हैं, तो आप जब बैंकों से पैसा लेना जाते हैं तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देख के आप डर जाते हैं कि मैं बिज़नेस सेट करूँगा और इंटरेस्ट पे अगर मैं लोन लूँगा तो उस पैसे को अदा करने के लिए मैंने पैसा कैसे जनरेट करना है, ठीक है। जिस तरह आपने 2 लाख जो है वो पैसा ले लिया, ऊपर इंटरेस्ट जो है वो मंथली के हिसाब से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कहता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है ना बैंक में, तो लोग एक तो बैंकों से पैसा लेते नहीं हैं, और जिनके पास पैसा होता है वो बैंकों में जमा करवा देते हैं। इससे क्या होता है, मार्केट के अंदर जो पैसे की लेन देन होता है ना वो रुक जाता है। इस तरीके से जो इन्फ्लेशन है ना उसको रोका जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। कहता है इसके बावजूद फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी ग्रोथ जो है, कहता है इसका नुकसान क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से मुल्क की इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है ना वो रुक जाती है, ठीक है। हालांकि फूड सिक्योरिटी की थोड़ी जो श्योरिटी हो जाती है, मीन इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होती। तो राइटर कहता है कि आप जब तक अपनी पॉलिसीज़ खुद नहीं बनाएंगे और अपनी इकोनॉमी के चैलेंज जो हैं उससे निमटने के लिए गुड पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये जस्ट आपने देख लेना है कि हमें एनर्जी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और जो एनर्जी सेक्टर्स हैं, जो आईपीपी हमारे ऊपर बोझ बनी हुई हैं, जो हमने 1994 में आईपीपी के साथ एग्रीमेंट किए थे, हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इन्फोर्स किया था। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने प्राइवेट कंपनियों के ज़रिए बिजली बना के हमें पाकिस्तान में दी थी, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनसे एग्रीमेंट कर चुकी है कि जितनी बिजली आईपीपी बनाती है हम उनसे लेने पे मजबूर हैं, ठीक है। तो जिससे हमारी एनर्जी सेक्टर में लोड देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपने एनर्जी सेक्टर को इम्प्रूव करें, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं, और जो लोग टैक्स नहीं देते उनके अगेंस्ट सख्त पॉलिसी अप्लाई करके आप अपनी
जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल कर सकते हैं। उसके बाद है हीरोज़ एंड विलन, ठीक है। इसमें जस्ट वो बात करते हैं शहजाद शर्जील के जी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं ची गुवेरा एंड अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये आप देख सकते हैं, ये ची गुवेरा हैं ये वाले, और ये अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि दोनों जो है ना, इनको दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है कि दोनों जो हैं ये बड़े ही बड़े ही मतलब जोशीले थे इनकलाब लाने के लिए, ठीक है, और इन्होंने बड़ी स्ट्रगल भी की है। इसी तरह फैज़ अहमद फैज़ और डॉक्टर इकबाल अहमद, ठीक है, ये आप देख सकते हैं शक्ल में डॉक्टर फैज़ अहमद फैज़ और डॉक्टर इकबाल, ठीक है, ये पाकिस्तानी हैं। तो इन्होंने भी कहता है कि बड़ा अहम रोल अदा किया है लिबरेशन मूवमेंट के लिए और इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन के लिए, ये पाकिस्तानी हैं दोनों, ठीक है। तो कहता है कि अब दुनिया जो है ना उसमें जो फॉरेन वॉलंटियर हैं वो क्या करते हैं जी, मतलब जिस तरह ये दो चार बंदे मैंने बताए जिन्होंने मतलब सच का साथ दिया, अपनी खरी बात की, लेकिन कहता है अब दुनिया के अंदर जो है ना लोगों के अंदर मुनाफिकत है। वो यूक्रेन के अंदर को सपोर्ट करते हैं, रशिया के अगेंस्ट अग्रेशन शो करते हैं, लेकिन जब बात आती है इसराइल और फ़लस्तीन की तो वहाँ पे उनकी जो है ना मुनाफिकत नज़र आती है कि इसराइल जो जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन के लोगों पे, तो वो उसके बावजूद भी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ वो कहता है कि अब हीरो नहीं है, विलन यहाँ पे नज़र आते हैं हमारे पास। इंटरनेशनल लॉ और जो कन्वेंशंस हैं, ठीक है, वो सारी कहता है कि इस कन्फ्लिक्ट को देख रही हैं। उन्होंने बड़ी बातें की हैं इसराइल को कि जंग रोको, लेकिन इसराइल उनकी बात नहीं मानता, ठीक है। तो इसको लेके कहता है कि जो वेस्टर्न जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, अपनी उनकी जियोपॉलिटिकल बाइसेस हैं, ठीक है। तो नेटो की जब बात आती है तो नेटो जो है वो यूक्रेन को एड दे रही है, ठीक है, यूक्रेन को कह रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं, रशिया से पंगा लें, ठीक है। लेकिन जब इस तरह फ़लस्तीन और इसराइल की बात आती है वहाँ पे नेटो बात नहीं करती। तो नेटो अपना इंटरेस्ट देखती है, या वेस्टर्न कंट्री जो हैं वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, और सारी गेम किसकी है, इंटरेस्ट की है। जैसे साउथ अफ्रीका जो है उसने आवाज़ उठाई है, उसने कहा है कि गज़ा के ऊपर जो इसराइल की एक्शन है उस पे जी इंटरनेशनल कोर्ट जो जस्टिस है वो लीगल जो है वो क्या ले, एक्शन ले, ठीक है। तो फिर कहता है कि लोग जो हैं ऑफिशियल और जो अनऑफिशियल सपोर्ट नज़र आती है यूक्रेन के लिए, लेकिन इंटरनेशनल जो रिस्पांस है वो गज़ा के लोगों के लिए हमें नज़र नहीं आता, जो एक रियलिटी में होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जस्ट आपने देख लेना है इसको। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट ओपिनियन है एक्सट्रीम हीट टोल, ठीक है। तो सादिक बहन बरो ये लिखती हैं कि जी हीट वेव आने की वजह से, जिस तरह कोविड-19 आया, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, इससे जो अफेक्ट हो रही है ना वो हो रही हैं पुअर वूमेन, ठीक है। जिस तरह आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ना, बर्फ़बारी होना, ठीक है, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, तो जो आम घर की पुअर वूमेन होती हैं ना वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। जब क्लाइमेट चेंज होगा तो जो आम सी घर है तो उसका मतलब घर का जो सरबराह है मेल, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जब उसको जॉब नहीं मिलेगी वो घर आएगा, ठीक है। घर आके जब उसकी वूमेन जो है वो डिमांड करेगी, ठीक है, कि आप कुछ लाएं, बच्चों को देना है, घर मैनेज करना है, तो वूमेन जब डिमांड करेगी तो मेल का वायलेंस या गुस्सा वूमेन पे निकलेगा, ठीक है। दूसरी तरफ कहती है कि वूमेन जो है इतनी अगर गर्मी होगी, उसने खाना बनाना है, ठीक है, और उसके अलावा जो पुअर जो एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी जो है वो भरने के लिए भी वूमेन को बाहर जाना पड़ेगा, बच्चों को मैनेज करना है, ठीक है। तो इसीलिए वो कहता है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ना वूमेन जो है, जेंडर जो है उस पर भी इफ़ेक्ट होता है। तो इसको लेके कहती हैं वूमेन वियर द ब्रंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना इसका अफेक्ट वूमेन की ज़ात पे हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो है इसका अफेक्ट हेल्थ पे हो रहा है, वेल बीइंग ऑफ द पीपल पे हो रहा है। सिंध के अंदर क्लाइमेट चेंज जो है ये बढ़ता जा रहा है, एक्सट्रीम वेदर जो है इसके इवेंट्स दुनिया में नज़र आ रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। 2021 में जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है उसने कहा हर साल 1.5 to 2 सेंटीग्रेड इंक्रीज़ देखने को मिला है दुनिया के टेम्परेचर के अंदर,
ठीक है। और ऑन गोइंग हीट वेव जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर नज़र आ रही हैं, बल्कि अब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल बर्निंग की तरफ जा रही है, ठीक है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। तो वुमेन जो हैं उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट होता है। जिस तरह वुमेन के लिए जी उसने खाना बनाना है, फार्म्स मैनेज करने हैं जो एग्रीकल्चर में हिस्सा लेती हैं, रिसोर्सेज जो हैं पानी लाना है, ठीक है, फीड बच्चे को फीड करवाना है, ठीक है। तो पुअर हेल्थ उनकी होने की वजह से हरासमेंट का केस बढ़ जाता है, अपनी डाइट को सेक्रीफाइस करती हैं, स्ट्रेस माहौल बढ़ जाता है। तो साथ साथ कहता है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो फूड है वो इफ़ेक्ट होती है, खुश्की आती है। तो ये सारे मसाइल हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि लैंड और जो नॉलेज है वो बढ़ाए, ठीक है, इनकरेज करे वो मैन को कि कॉपरेशन के ज़रिए, नॉलेज के ज़रिए और फैसिलिटेशन के ज़रिए उनकी जो मुश्किलात हैं वो कम की जाएं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आप जानते हैं कि जी जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो पिघलते हैं, ठीक है, जो ग्रीनरी है वो इफ़ेक्ट होती है, ड्रामेटिक लॉस हो रहा है सी लाइफ के अंदर, एक्सट्रीम वेदर जो है वो होने की वजह से डिफरेंट जो स्फीयर ऑफ लाइफ हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्लाइमेट चेंज जो है ये अफेक्ट कर रहा है सिंध के अंदर, कहता है कि ज़्यादा मसाइल हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। और वुमेन और जो गर्ल्स हैं उन पे ज़्यादा सोशल कल्चर और नॉर्म्स का इफेक्ट होता है, ठीक। प्रेग्नेंट और जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है सिंध के अंदर उन्हें सवेयर हेल्थ रिस्क देखने को मिलते हैं, ठीक। साथ साथ जो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, उनके अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांस हैं, हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर होने के चांस हैं, प्री मेच्योर बर्थ होने के चांस हैं बच्चे के, मेंटल हेल्थ इम्पेक्ट होती है एक्सट्रीम हीट की वजह से, वुमेन की जब स्ट्रेस आती है, एंग्जाइटी आती है, और मदर और बेबी जो हैं ये दोनों इफेक्ट होते हैं एक्सट्रीम हीट की वजह से, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग एक्सट्रीम हीट एंड मैटरनल हेल्थ क्राइसिस इन सिंध प्रोविंस। तो सिंध प्रोविंस के अंदर एक्सट्रीम हीट की वजह से माँ और बच्चे की जो सेहत है वो इफ़ेक्ट हुई है। इवन जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जब बच्चा जो है वो माँ के पेट में होता है तो पेट के अंदर कहता है कि ये चांस होते हैं कि वुमेन और जो की जो यूट्रस है, जो बच्चादानी है, ठीक है, वहाँ पे जो बेबी है वो अंडरवेट ना हो जाए, उसकी स्टिल बर्थ होता है, बेबी जो है पैदा होते ही मरा हुआ बेबी पैदा ना हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बच्चे फीमेल के हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। इवन एक रिसर्च आई है कि ज़्यादा हॉट एरिया में रहने से वुमेन की जो मेन्यूपाज हो जाता है, मतलब जो उनका एग रिलीज़ हो रहा होता है मेंसेस में वो नहीं रिलीज़ होता, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम है। वुमेन जो सिंध के अंदर हैं ख़ास तौर पे जो काम करती हैं आउटडोर एरिया में, घरों के काम करती हैं गर्मी के अंदर, उनकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, ठीक है। और एक स्टडी भी आई है, रिबिलियन अलायंस एक कह लो कि ग्रुप ऑफ पीपल है कि हीट वेव जो है इससे घर के अंदर वायलेंस बढ़ता है, ख़ास तौर पे वुमेन के लिए कम्प्लिकेशन बढ़ती है, ठीक है। जो एक्सेसिव हीट है इसमें बेहोश भी लोग हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से बड़े मसाइल जन्म लेते हैं। तो ये जस्ट आपने देख लेना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हीट रिलेटेड जो हेल्थ रिस्क पैदा होते हैं उसके लिए एक अवेयरनेस दे, पब्लिक सर्विस मैसेज दे, रिलीफ दे, ख़ास तौर पे कैश ट्रांसफ़र करे, सोलर पैनल जो है उस पर सब्सिडी दे, ड्रिंकिंग जो है क्लीन वाटर की एक्सेस उन एरिया में दें जो इस हीट से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जो है वो देख लेनी है। तो ये थे जी आज के एडिटोरियल और वोकेबलरी वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। थोड़े लेट हो गए आज, इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।